आदाब नाज़रीन, 4 बजे के इस खास शो में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मायावती ने अपनी यौम पैदाइश पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कारकुनान से लोकसभा इंतखाबात में जीत का तोहफा मांगा है, पर शायद मायावती को जीत के लिए मुसलमानों का साथ भी चाहिए। मायावती ने मांग की कि मुसलमानों को भी इख्तिसादी बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यूपी सरकार पर मजहबी भेदभाव का इल्जाम लगाते हुए मायावती ने कहा कि यहां सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से जुमे की नमाज पर रोक की कोशिश की गई। लोकसभा इंतखाबात से पहले मायावती के मुसलमानों पर खेले गए इस सियासी दाव पर आज हम तफसील से बात करेंगे। तमाम जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। बीएसपी सदर मायावती ने लखनऊ में अपनी 63वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। सालगिरह पर एक खास बात ये भी रही कि मायावती को लंबे वक्त के बाद मुसलमानों की याद आई। मायावती ने दलितों और पिछड़ों के साथ मुसलमानों को भी लुभाने की कोशिश की। मुसलमानों के रोजगार का मुद्दा उठाते हुए मायावती ने कहा कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 2 से 3% ही रह गई है। मुसलमानों को भी इख्तिसादी बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जाए। चुनाव के नजदीक ही विशेषकर अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों को भी लुभाने के लिए इन्हें सरकारी नौकरियों व शिक्षा आदि में 10% आरक्षण देने की जो व्यवस्था की है, इसका हमारी पार्टी स्वागत करती है। लेकिन इससे देश के खासकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के गरीब अपर कास्ट समाज के लोगों को तब तक कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इन लोगों के प्रति इनकी संकीर्ण व धार्मिक हीन भावना बरकरार बनी रहती है, जो आसानी से अभी भी हमें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। मायावती ने नोएडा में जुमे की नमाज पर हुए तनाजे को लेकर यूपी हुकूमत पर मजहबी इम्तियाज बरतने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ सरकारी निजाम के इस्तेमाल से जुमे की नमाज पर रोक की कोशिश की गई। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अभी हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मायावती की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समाजी और सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। कई सुलगते और तड़पते सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये कि मायावती को अचानक मुसलमानों की याद क्यों आई। सवाल ये कि पब्लिक प्लेस पर नमाजों की पाबंदी पर, मॉब लिंचिंग पर, 3 तलाक पर और मंदिर मस्जिद जैसे मसले पर अब तक बसपा की सरबराह खामोश क्यों रही। क्या ये सिर्फ एक इंतखाबी बयान था जो इंतखाबात के बाद फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा और ये तमाम मसाइल इसी तरह मुंह खोले खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुसलमान ऐसा लग रहा है कि सियासी मजबूरी से बन गए हैं, खासतौर पर उन जमातों के लिए जो मुसलमानों की हितैषी बनती आई हैं। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते हैं मुसलमान उन्हें बेतहाशा याद आने लगते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत उन्हें महसूस होने लगती है। देखना यह होगा कि मायावती जिस तरह से अपने यौम पैदाइश के मौके को भी उन्होंने एक तरह से सियासी दाव की तरह से, सियासी बयानबाजी की तरह से उन्होंने पेश किया, ये मौका उन्होंने, क्या वो जब टिकट बंटवारा होता है क्या मुसलमानों का दर्द तब भी उन्हें इतना ही याद रहता है, ये देखना बेहद अहम होगा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के लीडर जयराम विप्लव, इसके साथ ही मेरे साथ बीएसपी के लीडर नईम अब्बास साहब जुड़ गए हैं, अमलेंदु उपाध्याय साहब मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल हमीद नुमानी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर, और इसके साथ साथ लखनऊ स्टूडियो से समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अजीज खान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। नईम साहब, आज शुरुआत आपसे कर लेते हैं। अक्सर शुरुआत बीजेपी से होती है, लेकिन लग रहा है कि आज आपका दिन है। ये बताइए कि बहन जी को मुसलमानों की याद अपने जन्मदिन पर आज इस कदर क्यों आई है? क्या जरूरत है उनकी?
देखिए ऐसा नहीं है, बहन जी ने हर वक्त याद किया है, ऐसी बात नहीं। आप इससे पहले भी अगर चुनाव का आप देखें, जो 2017 में चुनाव हुआ था उसमें भी लगभग 90 से ज़्यादा टिकट देने का काम अगर किसी ने किया था तो माननीय बहन जी ने किया था। उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ अगर देने का किसी ने काम किया था तो माननीय बहन जी ने किया था। ऐसा नहीं है, अभी भी अगर मॉब लिंचिंग पे अगर बोली थी राज्यसभा में, सबसे पहले माननीय बहन कुमारी मायावती जी बोली थी मुसलमानों के लिए। ऐसा नहीं है, ये एक अलग नज़रिए से लोगों को दिखाया जाता है कि अब चुनाव के वक्त में बहन जी जो है मुसलमानों को याद कर रही है। लेकिन मुझे बताइए कि रिजर्वेशन की बात वो आप कर रहे हैं, जब आला जात को रिजर्वेशन का मुद्दा जो है बीजेपी ने उठाया, उन्होंने रिजर्वेशन को पास करा दिया, वो तमाम चीजें हो गई। मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात अब क्यों की जा रही है? पहले से उन्होंने जोर शोर से बात क्यों नहीं उठाई और इसके लिए उन्होंने किया क्या? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। उससे पहले भी अगर राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी कई बार ये आवाज बुलंद करी, अगर करी है सबसे पहले तो बहन जी ने की है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इससे पहले भी कई बार वो इस बारे में बोल चुकी हैं और बाहर भी बोली हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोली हैं। और आपने अगर देखा होगा जब सुप्रीम हाई कोर्ट से अगर फैसला आया था 2010 में, और कितना बड़ा पंगा होने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन माननीय बहन जी ने एक ही आदेश दिया प्रशासन को, अगर कोई भी 4 व्यक्ति अगर कहीं दिखाई दे जाएं तो उन्हें पकड़ के बंद कर दिया जाए या लाठियों से उनको तोड़ दिया जाए। तो इतने बड़े उसमें क्या नाम है उत्तर प्रदेश में एक भी छोटा सा फसाद बहन जी नहीं होने देती हैं। और मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं है, वो सर समाज के लिए काम करती हैं। मेरा कहने का मकसद यही है कि ऐसा नहीं है कि अभी उन्होंने याद किया, याद वो जहां जहां भी वक्त पड़ा उन्होंने याद किया है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों को लेकर राज्यसभा में अपनी बातों को रखती रही है। मॉब लिंचिंग का जो आप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी बात को वहां रखा है, मॉब लिंचिंग को लेकर तो उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया। राज्यसभा की बात की जाए, कहीं पर भी कोई भी उनका कोई भी बयान दर्ज किया ही नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बयान आपको टीवी पे दिखाया गया, नहीं दिखाया गया, लेकिन मुख्तार अब्बास से सुन लीजिए, नहीं, मुख्तार अब्बास को मुखातिब होकर के उन्होंने कहा था जब एक रेलवे स्टेशन पे मॉब लिंचिंग हुई थी कि आप बैठे हैं सत्ता में और मुसलमानों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है आपकी सरकार में। आप ही बताइए कि जब आप ही बताइए जब दलितों के साथ इस तरह का बर्ताव होता है तो हम ये देखते हैं कि मायावती, क्योंकि उनका वो वोट बैंक है, बड़े पैमाने पर सामने वो आती हैं, एजिटेशन तक किए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को लेकर जब ज्यादतियां होती हैं तो उस तरह का एजिटेशन, उस तरह का जो रवैया उनका होना चाहिए वो नजर नहीं आता। क्या मुसलमान उनके लिए सियासी मजबूरी ज्यादा है कि उनको साथ लेना उनकी मजबूरी है? नहीं मुशरा, ये ऐसी जरूरी बात वो नहीं। मैंने कहा देखो वो उनके विकास के लिए काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा अगर टिकट बंटवारे की आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे लोकसभा की उठा लीजिए, चाहे विधानसभा की लिस्ट उठा के देख लीजिए, तो मुसलमानों को वो अपनी तरफ से वोट क्या नाम है टिकट भी देती हैं और महत्व भी देती हैं। ऐसा नहीं है। आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारे पार्टी में थे तो 2nd नंबर की पोजीशन पे होते थे। ऐसा नहीं है कि वो एक चुनाव के वक्त में बैठ जाते हैं। क्या हुआ था उनके साथ? मैं वो नहीं कह रहा हूं उनके साथ में, मैं ये कह रहा हूं ऐसा नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी बहुत गलत किया है, आपने भी देखा है किस तरीके से किया। अब आप ये कहेंगे, देखिए नईम साहब, मैं आपको ये बताऊं कि दलितों की जिस तरह से हिमायत लेते हुए लगातार मायावती, जब भी उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई, इस तरह के वाकयात हुए, जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने उनकी आवाज उठाई, मुसलमानों को लेकर कभी भी वो इस तरह की आवाज उठाती हुई नजर नहीं आई। अब वो इसलिए मुसलमान नाम जप रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब इलेक्शन करीब है और उन्हें उनकी बेतहाशा जरूरत है, क्योंकि दलितों का और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन ही उन्हें आगे ले जा सकता है। नहीं देखिए, वो एक आप अपनी बात जो रख रहे हैं वो हर चैनल भी इसी तरीके की बातें रख रहा है जी। लेकिन मैं बार बार आपसे यही कहने जा रहा हूं कि ऐसी कोई भी वो नहीं है। मुसलमानों के हक में हमेशा अगर सबसे पहले किसी लीडर ने आवाज बुलंद करी तो माननीय बहन जी ने की है, और आपको मैंने कई उदाहरण दे भी दिए इस मसले पे। ऐसा नहीं है, आप इसको ऐसे नजरिए से मत देखें कि अब वोट आ रहा है। अच्छा आप एक बात बताइए, बीजेपी ने तो जगह जगह जो है इसी तरीके से मुसलमानों को डाउन करने की कोशिश करी है। अगर नोएडा का ही आप मुद्दा उठा लें तो नोएडा में नमाज पढ़ी जाती थी, उस पर भी सबसे पहले मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं सबसे पहले अगर अभी भी नमाज के मुद्दे पे सबसे पहले कोई किसी ने पीसी करी थी तो माननीय बहन जी ने की थी। अभी अभी आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं, अभी ये लगभग 10-15 दिन की बात है, गठबंधन हुआ आप, लेकिन बहन जी ने इससे पहले आवाज उठा दी थी इस मसले पे। बताइए कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी इत्तेहाद के लिए मुसलमान एक सियासी मजबूरी है? देखिए बुशरा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं जी। और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बहन मायावती को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद और उनका हम खैर मकदम करते हैं।
और लंबी उम्र की कामना करते हैं। जी, हो गया साथ ही अजीज साहब। साथ हमारी जो सांसद महोदया हैं आदरणीय डिम्पल जी, उनको भी हम लोग मुबारकबाद देते हैं। चलिए, देखिए, मसला इस आपने बात अच्छे का से है प्लेटफॉर्म कि इस्तेमाल कर लिया। अब आप जो है जी बोलिए। ये प्लेटफॉर्म नहीं है, मसला इस बात का है कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात को पहुंचाना चाह रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं बुशरा जी, देखिए हकीकत ये है कि आदरणीय बहन जी बहुत ही बुद्धिजीवी महिला है और उनको ऐसे ही नहीं आयरन लेडी कहा जाता है। आज कहीं ना कहीं उन्होंने लोहा मनवाया इस देश में लोगों को। उनकी चर्चा जो है आप देखिए विदेशों में भी हो रही है, टाइम्स में आप देखिएगा, मैगजीन में भी उनको अजीज साहब हो गया है आपका इत्तेहाद। अजीज साहब हो गया है इत्तेहाद। अब आपका आगे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। इत्तेहाद हो गया है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अब बुशरा जी मुझे मौका दे प्लीज। जी मैं उसी बात पे आ रहा था। तो बहन जी ने भी जो भी फैसला किया या जो बहन जी जो भी कुछ कहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत दूरदर्शी है, बहुत ही बुद्धिजीवी है। बिल्कुल, ये वही बहन जी है जिनको पानी पी पीकर कोसती थी समाजवादी पार्टी। आज उनसे बेहतर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जी बुशरा जी, मैं कहना चाह रहा था उनके हर फैसले में, उनके हर विचारधारा में समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने की कहीं ना कहीं सोच है जी। और जिस तरीके से हमेशा उन्होंने दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अजीज साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए मुसलमान क्या सियासी मजबूरी है? सीधा सीधा जवाब दे दीजिए आप मुझे। देखिए, अगर हकीकत यह है कि मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, या इस जो वो दबा कुचला जो भी समाज रहा है, कोई भी समाज दबा कुचला रहा है, जो जरूरतमंद रहा है, हमेशा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उसके साथ हमेशा खड़ी मिली है। कितने टिकट देंगे आप? फैसिलिटी की बात नहीं की, कितने टिकट देंगे आप? मुसलमान की बात नहीं की, हमने कितने टिकट देंगे आप? बात नहीं की। हम तो सर्वजन हिताय बुशरा जी, सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। अच्छी बात है, सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ। देखिए, हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। चलिए देखिए, अभी थोड़ा सा टाइम है, इलेक्शन की रैली आप थोड़े बाद में कर लीजिएगा। अजीज साहब, मुझे ये बताइए कि कितने आप सीटें देंगे मुसलमानों को? कितना टिकट मिलेंगे? मैंने आपसे बुशरा जी वही बताया कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हमेशा ये कोशिश रही है कि जो जरूरतमंद हो और जो वाकई में डिजर्व करता हो, जो जहां से जिस सीट के लिए डिजर्व करता हो, उसको टिकट मिलना चाहिए। और ऐसे हालात पैदा होंगे, कभी भी हमने पार्शियलिटी नहीं किया। हमने हमेशा अपने साथियों का, विपक्षियों का हमेशा हमने सम्मान किया है और आने वाले वक्त में हमेशा यही होगा। जी चलिए, जयराम विप्लव जी बहुत देर से बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों की हर बात पर। मैं उन्हीं से ही पूछ लेती हूं। जयराम जी, ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी जो है बीएसपी समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद से दरअसल डर गई है और जिस तरह से लगातार अब ऐसा लग रहा है कि मुसलमान दोनों ही पार्टियों को बेतहाशा याद आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन का दौर है और मुसलमान तभी सबको याद आते हैं, लेकिन आपको तो शायद वो तब भी याद नहीं आते हैं। मुझे बताइए कि क्या बीजेपी डर गई है इत्तेहाद से? यह प्रश्न सुनकर के हंसी ही आ रही है, क्योंकि बीजेपी अगर डर गई होती तो फिर अलग बात थी। आज तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि देश भर में अनेक क्षेत्रीय दल और कांग्रेस भाजपा से, मोदी जी से डरी हुई है और ये डर ही है जो उनको गठबंधन के लिए प्रेरित कर रहा है, गठबंधन तक करवा दे रहा है उन दलों के साथ जिनको वो 365 दिन, सर बोल लीजिएगा, मैं तो सबको बहुत आराम से सुन रहा था। बोलिए 365 दिन पानी पी पी करके कोसते थे। अब उन घटनाओं को याद करना भी आज के डेट में बेवकूफी मालूम पड़ती है। वो 95 का गेस्ट हाउस कांड आज बार बार पत्रकार और मीडिया जगत के लोग पूछते रहते हैं इस पर सवाल, तो उसको भुला दिया गया। देश हित के लिए उन्होंने बुलाया, ऐसा मायावती जी का कहना है। लेकिन उनका देश हित क्या है? लेकिन उनका देश हित क्या है वो मैं जरा बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी आपने दो पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, उनकी भाषा, उनके शैली को देखते हुए ये जो एक पार्टियां हैं जो वंशवादी और व्यक्तिवादी चरित्र को लेकर के चलती हैं, उन पार्टियों में केवल और केवल एक व्यक्ति का किस प्रकार से वंदन अभिनंदन करने के अलावा कोई और काम नहीं है। आप देखिए इनका चरित्र क्या है। ये गठबंधन केवल और केवल लूट की छूट के लिए गठबंधन हो रहा है।
क्योंकि मायावती जी साफ कहती हैं कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, ताकि हमें भ्रष्टाचार की आप एक मुझे दूसरे से आप मुझे बताइए, छूट मिली आप है। अपने मुद्दे पे बात करिए। जयराम भाई, अभी अगर बताना शुरू कर दूंगा तो फिर आदमी को आपको होश नहीं मिलेगा। आपने हाँ नहीं, आप मुझे बताइए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप जिस तरीके की लूट की बात आप कैसे कर सकते हैं? आप किस तरीके की बात कर सकते हैं? आपने जो है अकालियों के साथ जिन्होंने तिरंगा जलाया, आपने पीडीपी की जो आतंक की पार्टी बताया, सारी चीजें, अरे सुनिए ना, आपके मायावती जी और मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन पर चर्चा भी हो रही है। हाँ, मैं उसी, और अगर आप इंडिया गठबंधन चर्चा नहीं होनी चाहिए, अगर आप चर्चा नहीं होनी चाहिए, नहीं बताइए, हम अपने पे कर लेते हैं। हाँ, अपने पे करिए, बताइए आपके गठबंधन में क्या क्या। मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप प्रश्न पूछिए, मैं बताता हूँ। प्रश्न पूछा मैंने, उसका उत्तर दिया, पे जवाब दीजिए। ठीक है, सुन लीजिए ना। पीडीपी के साथ जो गठबंधन था, वो कश्मीर में पहली बार हमको मौका मिला सरकार बनाने का, कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सरकार बनाई। फिर 3.5 साल चला के छोड़ी क्यों? किस वजह से छोड़ी, आप मुझे बताइए ना। सुन लीजिए, फिर उनकी आकांक्षा कहाँ चली गई? वही क्वेश्चन कहाँ चली गई? वही क्वेश्चन है, जवाब सुन लीजिए ना। हाँ, दीजिए जवाब। और जब लगातार हमने विकास के लिए काम किया। अच्छा, विकास गिनाइए, चलिए विकास गिनाइए। कश्मीर में विकास गिनाइए। धारा 370 हट गई, कितने पंडितों को लेके गए? आप धारा 370 के सपोर्ट में हैं, हटाने के सपोर्ट में हैं आप सपोर्ट नहीं, आप बताइए ना। अरे सर, आप क्या सुविधा के हिसाब से बात राजनीति करते हैं? आप वादा करते हो, झूठ आप बोलते हो जनता के सामने। अगर अच्छा, आप मुझे पीडीपी पे जवाब दीजिए ना। चलिए दीजिए ना, आप विकास गिनाइए। चलिए कश्मीर में विकास गिनाइए, गिनाओ विकास। आप 10 सेकंड गिना। हाँ, अरे यार 2 सेकंड भी तो दे दो। आप लगातार बोलेंगे, कैसे बुलाएंगे? चलिए दीजिए, 1 मिनट सुनिए। जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, और जब पत्थरबाजों से मिलकर के आतंकवादियों के लिए उनके जनाजे पर भीड़ इकट्ठा करने की राजनीति हो, तमाम तरह की इस तरह की कोशिशें जब वहां पर ली गई, कठुआ में किसने राजनीति करी? जवाब दें। देश के कठुआ में राजनीति किसने करी? उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कारियों के साथ क्या ज्ञान हुआ? अरे उसमें आपका चेहरा सामने आ रहा है, बिल्कुल आपका चेहरा बोल करके हमारे सामने आता है। आप भटक रहे हैं, तो देखिए परी हूं। नईम साहब, आप क्या बोलते हैं? कठुआ में एक मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ और इनके नेता वहां सपोर्ट में खड़े हो गए। चलिए, उसमें सांप खुल करके सामने आ गया। जिनको आप हीरो बना करके घुमा रहे थे ना, वो वकील आज पेशी तक जाने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? चलिए, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं है साहब। विप्लव जी, नईम साहब, मुझे लग रहा है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अजीम इत्तेहाद की, हम बात कर रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बात कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे कुछ और केवल इतनी है कि आप केवल डिस्टर्ब करना जानते हैं। आपने 6 मिनट लगातार बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला। चलिए, ये भी अगर जैसे ही आपकी पोल खुलने लगती है, आप बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। एक प्रश्न उसका उत्तर लेने की हिम्मत, प्रश्न अगर करते हैं उसका हिम्मत सुनने की हिम्मत रखिए, उसका उत्तर सुनने की। हमें लग रहा है कि वक्त हम लोग खामखा खराब कर रहे हैं। अमलेंदु जी, चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। अमलेंदु जी, मुझे बताइए कि अभी जिस तरह से विप्लव साहब को भी सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि वो अनहोली अलायंस उसको कह रहे हैं, लेकिन वही जब वो कश्मीर में जाके करते हैं या और दूसरी रियासतों में जाकर करते हैं, तो वही जब वो दूसरी पार्टियों के साथ करते हैं तो वो अनहोली अलायंस नहीं होता है, और जब यही कोई और कर देता है तो वो अनहोली अलायंस हो जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मायावती का ये जो मुस्लिम प्रेम जागा है, ये आपको लग रहा है कि इलेक्शन तक महदूद है? क्या वाकई में वो इतने टिकट्स देंगी मुसलमानों को जिस तरह की वो उनके हितैषी होने का दावा कर रही हैं, या फिर उनके रिजर्वेशन की बात कर रही हैं, मॉब लिंचिंग की बात कर रही हैं, नमाज पढ़ाए जाने को रोकने की वो बात कर रही हैं, वो तमाम तरह की बातें वो अब करती हुई नजर आ रही हैं? बुशरा जी, मैं 3 मिनट लूंगा, मुझको दे दीजिएगा। जी, क्योंकि बस बड़े विद्वानों की सबकी बात सुन चुका हूँ, एक एक करके जवाब दे दूँ। एक तो पहली बात यह है कि अभी जैसे हमारे विप्लव भाई बातें कह रहे थे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। जन आकांक्षाओं के लिए उन्होंने सरकार बनाई, बहुत अच्छी बात है।
नईम साहब ने प्रतिप्रश्न पूछ लिया उनसे, तो अब जो आकांक्षाएं कहाँ चली गई तो उसका उनके पास उत्तर नहीं था, ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं कैसे उत्तर नहीं था भाई, आप लोग किस प्रकार की बातें करते हैं? नहीं आपको हम सुने, आपकी गलत बातों को भी हम सुने, लेकिन 2 मिनट का वक्त नहीं दे सकते। आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे पास उत्तर नहीं है? मैं आपको आप सुन लीजिए ना, मैं उत्तर देता हूँ, उत्तर दीजिएगा। अब उनको बात रखने दीजिए। सर मैं यही सुनना चाह रहा था, तो अपनी बारी में उत्तर देना ना, कैसा लगता है? टोकते क्यों बीच में जो है? उन्होंने नहीं टोका है आपको। चलिए इसी तूतू में वक्त खराब हो जाएगा। अमरिंदु जी अपनी बात रखिए। पत्थरबाजी की बात की उन्होंने, तो पत्थरबाजियों से मुकदमे तो आपकी सरकार ने हटाए, माननीय 9,000 लोगों पे से मुकदमे। बहन जी तो हटाने नहीं गई वहां से, ना अखिलेश यादव को हटाने के लिए, ना गुलाम नबी आजाद का, वो तो आपने हटाए हैं 9,000 लोगों पे से मुकदमे पत्थरबाजों पे से। तो ये मत कहिए, बहकाइए मत। ठीक है, आपकी अपनी, सबकी अपनी राजनीति है, गठबंधन लोग करते हैं, अपनी राजनीति के लिए करते हैं, सत्ता का मफाद होता है उसके लिए करते हैं। आपने भी किया, वो भी कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं, दोनों ने किया। अब मैं आता हूं दूसरे पक्ष की तरफ, सपा और बसपा की तरफ। पहले तो मुबारकबाद इनको कि दोनों लोगों ने अपनी पुरानी 25 साल की दुश्मनी भुला करके गठबंधन किया। बहुत बहुत मुबारक दोनों को, बहुत अच्छी बात है किया। लेकिन जहां तक सवाल मुसलमानों का है, और ये कहना कि बहन जी मुसलमानों को बहुत याद करती रही हैं और बिल्कुल मुसलमानों उनके दिल से लगे रहते हैं, तो 3 बार मिलकर साथ बीजेपी सरकार तो बहन जी नहीं बनाई थी यूपी में। जब कोई आदमी खड़ा होने की मोदी जी के साथ हिम्मत नहीं कर सकता था 2002 के जनसंहार के बाद, तो बहन जी ही अटल जी के साथ और मोदी जी के साथ मंच शेयर कर रही थी और बाकायदा प्रमाण पत्र जारी कर रही थी, मोदी जी निर्दोष हैं। तो ये भी देखा है लोगों ने। दूसरा, गठबंधन की बात हो रही है। हम ठीक है, आपने 100 टिकट दिए या 150 टिकट दिए, बहुत अच्छी बात है। सवाल ये उसमें से जीत के कितने आए। आपका ही नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सपा बसपा के दोनों के जो मिलाकर के वोट प्रतिशत बनता है वो 40% के लगभग बनता है। उस 40% में 20% मुसलमान की हिस्सेदारी है। तो आप टिकट भले ही कम दीजिएगा, लेकिन भाई 50% जो है आप दोनों मिलकर के जिता के भेजने की गारंटी दे दीजिएगा। दूसरा, गठबंधन आपका तैयार हुआ, समाजवादी पार्टी भी 38 पे लड़ेगी, बसपा भी 38 पे लड़ेगी, निषाद पार्टी भी 1 सीट पे लड़ेगी, और जो मुसलमानों की पार्टी कही जा रही है पीस पार्टी, उसकी क्या हिस्सेदारी है वो भी बता दीजिएगा गठबंधन को। तो भाई ठीक है, मुसलमान की मजबूरी ये है कि उसको किसी के साथ रहना है। देखिए, अखिलेश यादव को मुसलमान जो है, मुलायम सिंह को, अखिलेश यादव को 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंप दे, लेकिन मुख्यमंत्री हर बार उनके घर का ही बनना चाहिए। आजम खां के अंदर जो है ये हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री बन सके या दूसरा कोई मुसलमान बन सके। बहन जी को भी जो है वोट चाहिए, लेकिन ये हिम्मत कोई ना करने कोई बढ़िया। ये तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं अमरिंदु जी। अमरिंदु जी, यहाँ पर टिकट मिल जाए मुसलमानों को, यही बहुत बड़ी बात है। उनकी हैसियत तो ये बना दी गई है। अब देखिए, मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि अजीत साहब कहे थे बहुत दूरदर्शी है बहन जी, बहुत दूर सोच समझ की बात करती है। समाजवादी पार्टी के लोगों पर 1 लाख मुकदमे जो लगाए थे उन्होंने बहुत सोच समझ के लगाए थे, है ना। और विप्लव जी जो कह रहे थे कि सीबीआई के लूट को, भ्रष्टाचार, तो साहब हाई कोर्ट में तो आपकी सरकार ने ही कहा कि बहन जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा नहीं है, तो आप बहन जी पे कैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं? 1 अक्टूबर को जो वापस हुआ है बहन जी पे से मुकदमा भ्रष्टाचार का, वो तो आपकी सरकार ने कहा ना कि मुकदमा नहीं चलना चाहिए जनहित में जी। और यही वजह है कि साफ तौर पर वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजी बना ली गई है समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ से कि बहन जी जो हैं वो लगातार कांग्रेस को आड़े हाथों लेती रहेंगी और बीजेपी से ज्यादा उस पर हमलावर होंगी, और वहीं अखिलेश यादव जो हैं वहां पर खामोश बैठे रहेंगे। तो एक स्ट्रेटेजी जो है बना ली है कि इलेक्शन के बाद क्या जरूरत पड़ती है, सहूलियत किस तरह से होती है, वो देखा जाएगा फिलहाल। लेकिन ये जरूर है कि एक पार्टी ऐसी है जो मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती है, उसने बिल्कुल मुसलमानों को सियासी तौर पर अछूत बना दिया है, और दूसरी जो पार्टियां हैं वो एक तरह से मुसलमानों को सियासी मजबूरी के तहत अपने साथ लाती हैं और उन्हें उन जगहों से टिकट दिया जाता है जहां से जीत के आसार उनकी पार्टी की तरफ से कम होते हैं। आपको क्या लग रहा है, मुसलमान फिलहाल कुछ पार्टीज के लिए सियासी अछूत हो गए हैं? अब समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ये 2 पार्टियां जो मुसलमानों की बहुत हितैषी बनती हैं और लगातार दावे करती हैं, एक साथ आई हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को एक अच्छी नुमाइंदगी मिलेगी? क्या वाकई में हम इसका भरोसा जता सकते हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करना
और जो है चैनल पे या ये जो है माध्यम से बात करना ही जो है धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलत है। चाहे वो समाजवादी हो या जो है बसपा हो या जो है राष्ट्रीय जनता दल हो, ये जितनी पार्टियां हैं, आप जो है जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर और जो है कांशी राम जी और जो है बाबा साहब, सबको लेके देखें तो ये जो है कहीं न कहीं जो है वो सिद्धांत आधारित जो है पार्टियां हैं। हाँ। इनके सामने जो है वो जो है सामाजिक न्याय है, समानता है, ये सबको लेके लड़ाई है। ये जो हिंदू मुस्लिम की बात जो हो जाती है ये बिल्कुल गलत है। पूरे देश में जब बहस होती है तो उसमें यह देखा जाता है कि जो है वो दलित जो है वो किधर जा रहे हैं, यादव किधर जा रहे हैं, ब्राह्मण जो है वो किधर जा रहे हैं। तो ये जो दलित यादव ब्राह्मण जो है वो उसी समाज का हिस्सा है, लेकिन जब इधर की बात आती है तो वो सीधा जो है वो मुसलमानों से जोड़ के दिया जाता है। मुसलमानों को वोटर के रूप में, देश के नागरिक के रूप में ये जो है क्यों नहीं सामने लाया जाता है। समाजवादी पार्टी में आप देखेंगे कि असेंबली में जो है मुसलमानों की जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, जनसंख्या के बिल्कुल बराबर जो है प्रतिनिधित्व जो है असेंबली में थी। तो क्या हुआ? तो मेरे लिए जो है ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है तो कितने मुसलमानों को जो है वो टिकट दिया गया नहीं दिया गया। हम तो जानते हैं कि पब्लिक सरोकार वाले मुद्दे और जो है विकास के मुद्दे को लेके और जो सबके लिए जनहित में जो है वो काम जो है किसने किया। ये हिंदू मुस्लिम का मामला उठाना जो है या जो पुरानी बातों को लेके चलना जो है ये जो है वो ध्यान भटकाना है मूल मुद्दों से और पब्लिक सरोकार वाले मुद्दों से। अब जो है ये गठबंधन हुआ है, अगर आप देखें तो इनके मुद्दों को लेकर जो है इन पार्टियों में को बहुत ज्यादा जो मतभेद नहीं, जो थर्ड फ्रंट की जो है वो तीसरी जो है वो ताकतें हैं सब मिला के जो है। अगर जो है राम मनोहर लोहिया वगैरह को और जो है आचार्य नरेंद्र देव वगैरह को सबको अगर देखें तो ये सबका जो है इतिहास जो है वो देश हित में है। और जो है जिन वर्गों को जो है आप जो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान चुन के गए थे, क्या आपको क्या आपको नहीं लगता कि हर तबके का बराबर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? ये भी वो होना चाहिए, लेकिन देश के बंटवारे के बाद जो है मुसलमानों को इस तरह सामने लाना जो है ये मुसलमानों के हित में नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि दलितों का इतना होना चाहिए, जब आप अलग अलग तबकात की जब आप बात करते हैं, चाहे आप कहते हैं कि सवर्णों का इतने फीसद हो, जो जिस रेशियो में मौजूद है इस मुल्क में उसको उतना रिप्रेजेंटेशन तो मिलना चाहिए। बिल्कुल जो है जनसंख्या अनुपात जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लोकसभा में भी जो है, असेंबलियों में भी है और अन्य जो है विभागों में भी जो है और शोभा जिंदगी में। लेकिन ये कि इसको नंबर 1 पे रखना जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है वो बहस करना जो है ये जब आप जैसे ही मुस्लिम की बात करती हैं तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आप जो है सांप्रदायिक वादी जो है ताकतों को जो है वो बल जो है वो दे रही है। नहीं तो ये बिल्कुल गलत है ये। नहीं तो फिर अगर कोई भी पार्टी आकर इलेक्शन से एन कबल अगर से मुसलमान की बात करने शुरू कर दे तो फिर जी तो फिर उसे किस तरह से देखा जाए? इलेक्शन तो कहीं न कहीं होता रहता है, वो तो जब भी कोई मुद्दा आएगा वो होगा, तो मुद्दे पे बहस होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो है और जो है इस्लाम और कुफ्र को लेके जो है इस तरह बहस करना जो है वो देश हित में नहीं है, न जनता के हित में है। लेकिन जहां तक जो है देश के संसाधनों में जो है न्याय संगत जो है हिस्सेदारी का मामला है और जो है वो समानता का मामला है, बराबरी का मामला है और ये सारी चीजें मूल चीजें हैं, वो इन पे बहस होनी चाहिए। ये जो मुसलमानों को बीच में लाया जाता है तो ये गलत है। वो उधर जब बात होती है तो उसमें जो है SC ST की बात होती है और जो है वो अन्य लोगों को लेकर जो है वो बात होती है, लेकिन जब इधर आता है तो मुसलमानों में तो सारे लोग हैं, जब उधर जो है ब्राह्मणों में अपर कास्ट जो है SC ST की बात होती है तो मुसलमानों में भी जहां पर भी होता है उसका स्पेशल तो मुसलमानों में भी तो ऐसे ही है ना, मुसलमानों में भी तो इसी तरह के ठीक है नुमानी साहब, मुझे मुसलमानों को क्यों सैयद और खान साहब को जो है और जो है वो दलितों को जो है वो पसमानदा लोग एक साथ जोड़ दिया जाता है। मुसलमानों में भी इस तरह बहुत सारे लोग हैं तो उनके सामने जो है मुसलमानों को क्यों रखा जाता है? ये जो है ना वो गलत है। मुसलमानों में भी बिल्कुल सेम उसी तरह की चीजें हैं जिस तरह जो है
बहुसंख्यकों में है। विप्लव साहब, आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी तो सबका साथ सबके विकास की बात करती है, लगातार वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर मंचों से ये बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हुए नजर आते हैं। इस लोकसभा इलेक्शन में जब टिकट बांटे जाएंगे, कितने टिकट मुसलमानों को देंगे आप? देखिए, यहीं पर अभी नुमानी साहब ने आपको इससे पहले मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लग रही होगी नुमानी साहब की बातें। नहीं, बहुत अच्छी बात। नहीं, अगर कोई अच्छी बात कहेगा तो अच्छी बात कहनी ही चाहिए। संघ में मुसलमान है ही नहीं। गुरु गोलवालकर ने तो कहा था हम हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, मजबूत करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। बहस को कहीं और जो है ये बीजेपी को अलग नहीं है, बीजेपी अलग नहीं है, ये भाजपा जो है वो संघ का ही जो है वो राजनीतिक अंग है, तो वो कोई अलग नहीं है। आप आएंगे शाखा में? आप आएंगे? हम क्यों जाएंगे? अरे पहले नकवी साहब एक तरफ कह रहे हैं कि है नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं। जो है कई लोग हैं, हम कई लोग हैं सर, से जो सहमत नहीं है। मुझे जो आपने अच्छी बात कही उसको कोट करने दीजिए। हम तो हिंदू राष्ट्र साहब ने कहा से जो है वो सहमति नहीं है। चलिए, आपकी छनी हुई बात जो है, आपकी छनी हुई बात जो है उन्होंने उठा ली है, उन्हें बहुत पसंद आ गई है। विप्लव साहब को आपने अभी स्वयं कहा कि हिंदू मुस्लिम का बहस नहीं होना चाहिए। नहीं, वो आपने कर रखा है ना। कब कर रखा है? आपने मेरी बात सुनी है? कहाँ कर रखा? आपने ही जो है वो हिंदू। अरे सर सुनिए, अब आप लोग बार-बार बहस को घर वापसी की बात करते हैं। जिस प्रकार से सूरज की रोशनी मंदिर की बात बिना संप्रदाय और जाति देखे हर किसी के घर में पहुंचती है, उसी प्रकार से मोदी सरकार की योजनाएं, जिस मोदी को आप सांप्रदायिक पेश करते हैं, जिस मोदी को आना कर लेकर के आपने एक डर का माहौल बनाया, इस देश में मुसलमानों का क्या होगा? ये सारी योजनाएं बिना जाति और मजहब आप भी अजीज साहब की तरह चुनावी मूड में आगे रैली करने लगे। मुझे ये बताइए, आप देखिए अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी थोड़ा सा वक्त है। मुझे मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि आप बात कर रहे हैं सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से सूरज की रोशनी को बांटा नहीं जा सकता है, वैसे ही जो भी तमाम स्कीम्स आपकी चल रही है उसको इस तरह से बांटा नहीं जा सकता। लोकसभा में मुझे बताइए कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, कितनी नुमाइंदगी देंगे आप मुसलमानों को? भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट का वितरण किसी की जाति और धर्म को देख करके नहीं, उसकी योग्यता के आधार पर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, नुमानी साहब ने अभी कहा, मैं फिर कोट कर रहा हूं, बहुत ही जरूरी बात, कि भाई इससे पहले तो समाजवादी जब अभी यूपी में सत्ता में थी तो मुसलमानों की संख्या विधायकों की बहुत ज्यादा थी, तो मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण में कितना अंतर आ गया। तो आप केवल अगर ये प्रतिनिधित्व के आधार पर देखना चाहते हैं और विकास को नहीं देख रही है, जब देश का विकास होता है, देश आज अगर आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में छठे स्थान पर पहुंचा है, तो क्या उसमें मुसलमानों का योगदान नहीं है? आपने मुसलमानों को हटा दिया, मुसलमानों को हटा नहीं लिया, मुझे आप बताइए, मुसलमानों को अलग करके देखना बंद कर मुझे आप ये बताइए, भारतीय है, हिंदुस्तानी है, बिल्कुल अलग नहीं देखिए। उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी से भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ बैठा कोई भी हिंदुस्तानी है, उतना मुसलमान भी हिंदुस्तानी। मेरा सवाल, मेरा एक और आप ही के जवाब से जुड़ा मेरा सवाल ले लीजिए। आप कह रहे हैं आपको नुमानी साहब की बात बेइंतहा पसंद आ गई है। आप मुझे दूसरी बात बताइए, जिस तरह मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं, उसी तरह आपने मुझे बताइए कि और तमाम जो तबके से जुड़े हुए लोग हैं, SC STs की बात करें, OBCs की बात करें, हिंदूज में भी हम अलग अलग जो बटे हुए हैं हम उनकी बात करें, क्या उनके लिए भी आप सेम बात करेंगे? बुशरा जी, थोड़ा सा गंभीरता से, यहाँ पर राजनीतिक विषय ये नहीं रह गया। केवल SC ST का संदर्भ अगर आप अलग करके देखें, क्योंकि संविधान में उसके लिए अलग से व्यवस्था है, केवल SC ST के लिए, उसके अलावा किसी के लिए नहीं। अकलियत अगर दबा कुचला है, अगर अलग अलग तरह की रिपोर्ट सामने आए और आपको बार बार वो ये बताएं कि अकलियतों के, खासतौर पर मुसलमानों के किस तरह के हालात हैं, तो क्या आप उनको सियासी तौर पर ऊपर उठाने के लिए कुछ नहीं करेंगे?
सबसे पहले तो सियासी तौर पर 70 वर्षों से आप अभी खुद ही उदाहरण देख रही हैं। अरे 70 वर्षों में तो उन्होंने बेड़ा गर्क किया। अरे सुन लीजिए, उन्होंने बेड़ा गर्क किया 70 वर्षों में। आपकी 5 साल से हुकूमत है। हाँ, मैं 5 साल से आपकी हुकूमत बताइए। बार बार क्यों अटक रही है? मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 70 वर्षों तक प्रतिनिधित्व का लॉलीपॉप केवल दिखाया कि हम टिकट दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। ठीक है। आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण पीछे छूट गया। हमारी पार्टी को 5 साल का जो अवसर मिला, हमने बिना सोचे समझे उनको भी आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ा, उनको शिक्षा और हुनर के सशक्तिकरण से जोड़ा। अभी कनॉट प्लेस में लगा हुआ है हुनर मेला, जाकर के देखिएगा। नईम अब्बास साहब, आपको मालूम पड़ेगा कि देश के मुसलमान किस प्रकार से तरक्की करने लगे। तो मुसलमानों की तरक्की बस यहीं तक महदूद है कि जो बुनकर हो, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो, उनमें जो काम करने वाले हो, वो सिर्फ मुसलमान हो। कहाँ है आज की डेट में? आप जाइए, कहाँ बंद पड़े हैं सारे। और आप अभी एक बात कह रहे थे बुशरा जी, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि मुसलमानों को काबिलियत के दम पे ये वोट वो देते हैं, टिकट देते हैं जी। पर इनको दामाद तो काबिलियत के दम पे मिल जाते हैं। गलत बात मत करिए ना। सुन लीजिए सर, सुनिए, दामाद तो मिल जाते हैं। बहस का स्तर मत गिराइए आप। दामाद और अरे भैया सुन तो लीजिए, ससुर मत करिए। और क्या करें, इस प्रकार की भाषा आप बताइए ना। मैंने ये नहीं कहा सर, आप क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? मैंने कहा पार्टी में किसी को भी टिकट, आपने केवल मुसलमान के नाम ले लिया, मिला उसको भी हरवा दिया। आपने केवल मुसलमान के नाम लिया। राज्यों में एक ही मुसलमान मिला, उसको भी हरवा दिया। आप लोग यही करते रहिए। मुझे बताइए, नहीं हम ऐसे कर लोग यही करते रहिए। बताइए, दामाद ससुर और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते रहिए। दर्शक भी देख रहे होंगे, दर्शक भी देख रहे होंगे। आप केवल अपने नेता के लिए आप बहन जी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम तो उनके लिए चीका करते हैं। अभी एक मुसलमान मंत्री के बारे में सुनिए सर, मुसलमान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के बारे में आपने शुरुआत में ही कहा मुख्तार अब्बास को। मुख्तार, ये किस प्रकार की भाषा है सर? मुसलमान प्रतिनिधियों के बारे में आपके मन में सम्मान नहीं है और आप मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। चलिए अजीज साहब, जी अजीज साहब, स्टूडियो में उनसे बात हो, बाहर वालों से बात ही ना हो। नहीं, आपके पास ही लौट रही हूँ अजीज साहब, आपके पास ही लौट रही हूँ मैं। आपने नुमानी साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? क्या वाकई में समाजी तौर पर मुसलमान और ज्यादा बेदार हुए? क्या उनके पास वो तमाम इख्तिदार आए जिनका इंतजार वो इतने दिन से कर रहे थे? या उन जो अराकीन असेंबली आए थे, क्या वाकई में उन्होंने उनकी बात उस तरह से उठाई जितने बड़े पैमाने पर वो आए थे? तो क्या वाकई में सिर्फ मुसलमान की नुमाइंदगी करने वाले ही क्या मुसलमानों की बात कर सकते हैं? देखिए बुशरा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज समाजवादी पार्टी क्या कर रही है और कैसे क्या मौका मिला, उसमें तो भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार में बीजेपी है, स्टेट में है, बहुत सारी राज्यों में बीजेपी है, और इसका नारा रहा कि सबका साथ सबका विकास। हकीकत यह है कि आज मुसलमान इस मुल्क में दलितों से भी बदतर स्थिति में जिंदगी को बिता रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये रंगनाथ और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात को जाहिर कर दिया। अगर सबका साथ सबका विकास है तो माननीय मोदी जी को मौका मिला था, केंद्र सरकार में वो बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनको इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं उनको लागू करना चाहिए। तब तो ये पता चलता कि वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो मुस्लिम हितैषी है, अल्पसंख्यक हितैषी है। लेकिन हकीकत यह है कि आज बीजेपी जिस तरीके से दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी है, इसके कारनामों से भी पता चल गया। क्योंकि आप इस बात को देखिए, तमाम मॉब लिंचिंग हुए, मोदी जी आते हैं, इंटरव्यू में सिर्फ निंदा करते हैं और उनके कार्रवाई के नाम नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं। अजीज साहब, आपके नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं। आजम खान कहते हैं कि ये 5 साल मुसलमानों के लिए 500 साल की तरह रहे और हमारे आबाओ अजदाद यानी कि हमारे बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर हिंदुस्तान में रह गए। क्यों रह गए, हमें उसका अफसोस है। मतलब इस तरह की बातें वाकई में एक पार्टी के इतने बड़े लीडर को कहनी चाहिए। मौका दे, आप बिल्कुल ठीक कह रही, मुझे मौका दे। मैं कह रहा हूं वो वही माननीय आजम खान साहब हैं जिन्होंने कुंभ का आयोजन कराया था, महाकुंभ का आयोजन कराया था 2013 में। पूरे देश और दुनिया में उनका नाम हुआ था। साधु महात्माओं ने उनको सम्मानित किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको पूरी तरह से उस पर रिसर्च किया, कई किताबें लिखी गई। वो सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं और वो सेकुलर व्यक्ति हैं। आज जिस तरीके से उन पर आरोप लगा करके बीजेपी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अजीज साहब, ये तो उनका खुद बयान आया है। अजीज साहब, ये तो उनका बयान आया है उनका, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बुशरा जी, मुझे मौका दे जी।
बुशरा जी मुझे मौका दे, बोलिए। उनके कहने का तात्पर्य क्या था, उनके कहने का मकसद क्या है, उसके अर्थ को निकाला जाए। आज जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, मरते मुसलमानों के, ये बहुत दुख है। हकीकत ये है, ये सबका साथ सबका विकास है। मुजफ्फरनगर दंगों का यही मतलब क्या था, जरा वो भी बताइए। मुजफ्फरनगर में किन किन शासन नेताओं का का हाथ था वो भी हुआ था? बताइए। मुसलमानों के वापस लेने की अच्छी बात है, सीएम कर रहे हैं, बताइए वही तो कह रहा हूँ, प्रयास कर रहे हैं, केस वापस लेने की बात कर रहे हैं, वो भी अरे वापस सीएम कर रहे हैं। कितना दोहरा चरित्र है बेटियों का। 2002 के दंगे हो तो भारतीय जनता पार्टी दोषी, 2012 के दंगे हो भारतीय जनता पार्टी दोषी, 1989 के दंगे हो भारतीय जनता पार्टी दोषी। जी और चलिए। कुछ मॉब लिंचिंग की घटनाओं को इतना बड़ा बताने वाले सुनिए, कुछ देश में कमाल है भाई, दंगों तो का बहुत जो बड़ी बात हो गई। दंगों का सुनिए, सुन रहे हो जी, कुछ कह रहे मॉब लिंचिंग की घटनाएं कोई दंगे नहीं थे, और क्या था? कानूनी रूप से जहां भी जरूरत महसूस हुई कानून ने अपना काम किया, लेकिन सैकड़ों लोगों को मुजफ्फरनगर के दंगों पर दंगों में झुलसा देने का आरोप आपकी सरकार पर है, उसका भी जवाब जरा दे दीजिए। अपने दामन पर लगे खून का दाग मत भूल जाइए। विप्लव साहब, सियासत में ऐसा नहीं करिए कि आप जो एक ह्यूमन, एक जो इसकी सेंसिटिविटी होती है वो भी आप खत्म कर दें। आप कहें कि चंद वाकयात आप बोल रहे हैं जी, चंद वाकयात आप बोल रहे हैं, इसको चंद बोलेंगे आप क्या? मतलब एक ऑर्गेनाइज भीड़ जो है कहीं से भी आ जाती है। आपके मंत्री ने किया, जैन सिन्हा जाके उनको माला अर्पण करते हैं। अरे क्या शर्म की बात करिए, आप शर्म करिए, ऐसे लोगों को सराहा, अपने लोगों ने सराहा है। अरे आपकी बात, आपके गिरिराज जो कहते हैं कि देश में आग लग जाएगी, अगर आप इस तरीके की भाषा करते हैं, आपके प्राची साउदी क्या कहती है कि जब कांग्रेस का मुस्लिमों को भी प्राची साउदी कौन है? आपको नहीं पता कौन है? आप भूल गए, आप भूल गए। जैन सिन्हा कौन है? आप भूल गए जैन सिन्हा कौन है? सुनिए नहीं, जैन सिन्हा कौन है? इस देश में एक एजेंडा ऐसा चलता है, भारतीय जनता पार्टी की जिसकी सदस्यता भी ना हो वैसी साथी प्राची कौन है, उसका नाम लेके आप बवाल करेंगे। देश में कोई भी, सुनिए, इस देश में मुसलमानों के भीतर भी और हिंदुओं के भीतर भी, आज आप उनको लेकर के आप जैन सिन्हा जो है वो बीजेपी के जो है सदस्य भी नहीं है, आप बता दीजिए यहाँ पे। नहीं, जैन सिन्हा ने क्या किया भाई? अरे जैन सिन्हा ने एक अच्छा एक नईम साहब ऐसे लोगों को सराहाया है। नईम साहब वो तस्वीरें सबके सामने हैं, वो तस्वीरें सबके सामने अजीज साहब, आप मुजफ्फरनगर के दंगों अरे दंगे कहीं भी हो हिंदुस्तान में, हिंदुओं को सराहने वाले आप हैं, भाजपा कराएगी, वाले आप हैं। दंगे आपके राज्य में हो तब भी भाजपा दोषी, हमारे राज्य में हो तब भी दोषी। कोई नहीं है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर शंभुनाथ ने जाकर के एक मुसलमान व्यक्ति को उसको मजदूरी के लिए ले गया, जिंदा जला दिया। वो जेल में है, वो जेल में है, वो जेल में है। जो भी इस प्रकार का काम करेगा जेल जाएगा, सजा पाएगा। इस देश में कानून का राज है, दंगाइयों को ये डर है। चलिए अजीज साहब को अपनी बात रखने दीजिए। अजीज साहब, बहुत आपके ऊपर ये मुजफ्फरनगर को लेकर लगातार एक ऐसा दाग है जो कभी आप चाहकर भी नहीं धो पाएंगे आप। देखिए बुशरा जी, बहुत अहम बात है, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। अभी मैं विप्लव साहब को सुन रहा था, इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि एडीआर के मुताबिक 4 साल में 44 नेताओं ने 124 बार हेट स्पीच दिया है। ये बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से आज समझिए देश का माहौल गर्म करने की कोशिश किया है, पूरे देश में नफरत का वातावरण पैदा कर दिया है। जो आरोपी रहे, जो मॉब लिंचिंग के आरोपी रहे, उनको फूलमाला तक पहनाया गया। हकीकत यह है कि आज देश में बीजेपी नफरत का माहौल बाजार गर्म करके पूरी तरह से देश को बर्बाद करने पे तुली है। ये सिर्फ और हिंदू मुसलमान करके इसने विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। आज जीएसटी पूरी तरह से फेल रहा, नोटबंदी फेल रहा। सच्चाई ये है डर के गठबंधन में आ गए। तुम्हारा 44 पार्टियों गठबंधन, फिर भी डर के गठबंधन में आ गए। 35 पे आ गए, अपने गठबंधन की बात गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने मैं बताता हूं, जब से गठबंधन पर आ गया, डरे हुए हैं गठबंधन से, जब से गठबंधन हुआ है, ऐसे 11 सांसद हैं बीजेपी के जो चक्कर काट रहे सपा बसपा के,
उन्हें संभाल लीजिए, उनको आप टिकट दे दीजिएगा, चिंता नहीं, टिकट आप ही टिकट दे दीजिएगा, आप उन्हें संभाल लीजिए, उन्हें संभाल लीजिए, गठबंधन आप अपने बारे में सोचिए, दूसरे के बारे में नहीं। टीवी डिबेट में मुद्दों पर चर्चा करिए। बिल्कुल सही बात है कि जब तथ्य जब तक सामने हो, इस तरह की बातें, इस तरह की बातें नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी से लेकर आप ये बताइए, आपके साथ दो चार है, इसमें दिक्कत बीएसपी बीजेपी के साथ तो तमाम पार्टीज आ चुकी हैं, तो कोई भी पार्टी यहाँ पर जो मौजूद है वो कोई दूसरी नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ जब भी किसी ने इत्तेहाद नहीं किया, चाहे अब ममता बनर्जी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सब ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद कर रखा है। तो ऐसे में कोई ये ना सोचे कि कोई किसी के लिए अछूत है या दूध का धुला है कोई, कि अब अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो साथ नहीं आएंगे। अब ये बात है कि अभी फिलहाल क्या आपको लग रहा है अमलिंदु जी, ये इत्तेहाद जो है दरअसल वजूद का इत्तेहाद ज्यादा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये दोनों पार्टियां साथ में नहीं आई तो उनका वजूद उत्तर प्रदेश में एक तरह से खात्मे की तरफ आ जाएगा, और अगर बीजेपी को हराना है तो साथ आना ही होगा। नहीं, मुझे लगता है देखिए बीजेपी को हराने के लिए कम है, ये खुद को बचाने के लिए ज्यादा है। पहली बात जी, वजूद की लड़ाई है, और वो इसलिए है कि अभी भी दोनों दलों का मिलाकर के वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत से आधा प्रतिशत के कम या ज्यादा बैठेगा जी, मतलब कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और जो 1993 में चुनाव हुआ था जिस समय काशीराम जी भी थे और मुलायम सिंह जी का, तब की बीजेपी और अब की बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है। तब की बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है, और दूसरी बात की ये बीएसपी वो बीएसपी नहीं रही और ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं रही। जब नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, है ना, उस समय वास्तव में हवा में जय श्री राम उड़ गए थे। जब हवा में जय श्री राम उड़ गए थे उस समय भी जो था पूर्ण बहुमत नहीं हुआ था, तब भी कांग्रेस और जनता दल का समर्थन लेकर के ही सरकार बन पाई थी। तो आज भी परिस्थितियां जो वैसी नहीं है, और आज तो समाजवादी पार्टी में खुद दो फाड़ हैं। अभी आप ये भी नहीं कह सकते कि वो पूरी समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह जी ने छोड़ी थी पूरी तरह खड़ी हुई है। बिल्कुल चाचा अलग हो चुके हैं। कल ही जो लिस्ट जारी हुई है शिवपाल सिंह की पार्टी की, उसमें 164 या 165 जो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक सब उसमें उनकी कमेटी में, जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी से आए हुए लोग। और ये समाजवादी पार्टी तो लगातार बीएसपी भी इल्जाम लगा रही है कि फंडिंग जो है बीजेपी ने की है। नहीं, अब वो देखिए फिर बाद में वही चली आई बहस दूसरी तो मुड़ जी। समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं हरिओम यादव जी कि ये तब गठबंधन तब तक चलेगा जब तक अखिलेश यादव जो बहन जी के सामने नतमस्तक रहेंगे। तो भाई अभी बहुत सी चीजें हैं इसमें। हाँ, ये गठबंधन एक अच्छा गठबंधन हो सकता था अगर इसमें और भी छोटे दलों को और शामिल किया जाता, कांग्रेस भी इसमें शामिल होती, तो एक मुकम्मल गठबंधन बनता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सशक्त रूप से खड़ा होता। वो नहीं बना, उसका अफसोस है। तो आपको लग रहा है समय है, मुझे लगता है कि इस पे अगर बातचीत हो तो एक अच्छा गठबंधन बन सकता है, और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए वायतलू साबित हो सकता है। लेकिन अगर यही परिस्थिति रही जो आज है कि कांग्रेस अलग गठबंधन बना के लड़ेगी और सपा बसपा अलग गठबंधन बना करके लड़ेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई मुश्किल होने वाली है। जी, तो ये बिल्कुल सिचुएशन वैसी ही हो गई जैसे कि पहले थी। अगर ये दोनों साथ भी आ जाते हैं तो भी अगर एक सीट से अगर एक ही तरह के कैंडिडेट 3-4 पार्टियां उतारेंगी तो जाहिर सी बात है सीधे तौर पर उसका फायदा बीजेपी को होगा, जो पहले से ही होता चला आया है। तो ऐसे में अजीज साहब, विप्लव साहब मैं आपके पास लौटूंगी। अजीज साहब, मुझे बताइए कि अगर वाकई में देश हित में आपने इत्तेहाद किया था और आपको ये लग रहा था कि बीजेपी को हराने के लिए ये इत्तेहाद बहुत जरूरी है, और जिस तरह की नफरत का माहौल है और जो तमाम तरह की बातें आप कह रहे हैं, आप मुझे बताइए कि और जो दूसरी पार्टियां, चाहे आरएलडी सही या फिर कांग्रेस सही, उसको आपने साथ क्यों नहीं लिया? आप थोड़ा सा अपना ईगो कम कर लेते, बहन जी अपना थोड़ा सा ईगो कम कर लेती तो कांग्रेस भी साथ में आ जाती। देखिए बुशरा जी, हर चुनाव का एक रणनीति होता है जी, और वो रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने तय कर लिया है कि इसको कैसे रणनीति के तहत हमें आगे काम करना है। कि देखिए बीजेपी हमेशा क्या कर रही है, हमेशा वो लोग देश के साथ धोखा कर रही है। अब अगर वो धोखा कर रही है तो उसका पर्दाफाश करने के लिए हमें एक बेहतर रणनीति से मैदान में जाना होगा, और हम बेहतर रणनीति से गए हैं। रही बात हमने कांग्रेस को क्यों नहीं लिया और कांग्रेस क्यों साथ में नहीं आई, हमने उसके लिए 2 सीटें ऑलरेडी छोड़ दी है। और वही आप इस बात को समझिए कि वही आरपीआई है, वही शिवसेना है, महाराष्ट्र में तो बीजेपी के साथ लड़ रही है और बीजेपी के साथ लड़ रही है। मध्य प्रदेश में बुशरा जी,
मध्य प्रदेश में वो साथ में नहीं है। आप अकाली दल को देखें, पंजाब में बीजेपी के साथ है लेकिन हरियाणा में बीजेपी के साथ नहीं है। हकीकत यह है कि जहां जिस तरीके से जो राजनीतिक प्रवेश होता है उस हिसाब से राजनीति में मामले तय होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं कि हम साथ हैं या नहीं है, हमारी विचारधारा एक है और हम आने वाले वक्त में इसकी रणनीति तय करेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं अजीज साहब आप। नईम साहब, ये कैसी विचारधारा आप लोगों की एक साथ है? एक तरफ लौंडों का साथ पसंद है, उसके बाद जब आप लौट कर आते हैं तो वो साथ पसंद नहीं आता है। एक तरफ बहन जी बैठती हैं, वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को कोसती हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव बिल्कुल वहां पर खामोश बैठे हुए नजर आते हैं। ये किस तरह की स्ट्रेटजी है? क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ ये कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये यूपी के रास्ते से ही तय होता है। ऐसे में कांग्रेस को अलग करके आप किस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? ये बिखरा हुआ अजीम इत्तेहाद नहीं है क्या? देखिए बुशरा जी, आप इस बारे में जो है आप देखिए बुशरा जी, सुन लीजिए, इस देश अजीज साहब आपके पास देश नया प्रधानमंत्री चाह रहा है, देश नया प्रधानमंत्री चाह रहा है। और रही बात इस बात को, देखिए वही मैं आपसे इससे पहले कह रहा था कि जिस तरीके से आप सवाल उठा रही हैं या लोग उठा रहे हैं, वही आरपीआई है, वही शिवसेना है। महाराष्ट्र में बीजेपी से मिलकर लड़ती है, लेकिन अगर आप देखें मध्य प्रदेश में तो अलग चुनाव लड़ रही है। अकाली दल को देखें, लेकिन हरियाणा में मिल गई। हकीकत ये है अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग जवाब दे दीजिए। हमने आपकी बात मान ली कि आपने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा रहम किया। ये 2 सीटें अगर आप नहीं भी छोड़ते तो भी कांग्रेस आपके सामने गिलगिलाती। हमने आपकी बात मान ली। हमें ये इस बात का जवाब दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों का जैसे दावा है कि आपका गठबंधन जीतेगा 80 में से 80 सीटें, हम कहते हैं आप 80 में से 70 भी जीतेंगे। उसके बाद भी आप हमें ये बता दीजिए कि 2019 में जब केंद्र में नई सरकार बननी होगी तो आप लोग कांग्रेस का समर्थन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का करेंगे? 20 सेकंड अजीज साहब 20 सेकंड, वक्त नहीं है मेरे पास। देखिए बहुत सीधी सी बात है, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि इस देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा और देश बदलाव की स्थिति में है। आने वाले वक्त में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और बहुत जल्द ये रास्ता साफ हो जाएगा। 2019 का चुनाव हो जाने दीजिए, देश बदलाव के मूड में है। राहुल गांधी मोदी जी वही है जो प्रधानमंत्री बनाएंगे, नहीं बता पाए। यही बात है कि जब अजीम इत्तेहाद इस तरह से बिखरा हुआ हो, जहां पर कोई चेहरा ही ना हो, जहां पर कोई चेहरा ही ना हो और एक दूसरे में इस तरह का इख्तिलाफ हो, तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल नुमान साहब, बहुत माजरत के साथ मैंने आपको वक्त कम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमानों को तो वैसे भी नजरअंदाज किया जाता है। मैं तो चूंकि यहाँ जो है नुमाइंदा मुसलमानों तो ऐसे नजरअंदाज किया जाता है। जी मैंने पहले भी कहा था जी कांग्रेस 100 से भी कम सीटें, माफ कीजिएगा मेरे लिए वक्त की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आने के लिए, बहुत शुक्रिया मेहमानों का आने के लिए। इस प्रोग्राम में बस इतना ही।